इस टॉपिक के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे मुद्रा के दोष, इविल्स ऑफ मनी, कि मनी के या मुद्रा के या पैसों के कौन कौन से दोष होते हैं। इससे पहले मैं आपको पढ़ा चुका हूं मुद्रा के कौन कौन से लाभ होते हैं। तो लाभ के बाद आता है मुद्रा की हानियां या मुद्रा के दोष। तो मुद्रा के कौन कौन से दोष हैं उसी पे नजर डालते हैं। तो जो मुद्रा के दोष हैं इसको इंग्लिश में कहते हैं इविल्स ऑफ मनी, जो कि हमारा आज का टॉपिक है। और टॉपिक यहां पर लिखा हुआ है। तो जो मुद्रा के दोष हैं इनको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं? 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला आता है आर्थिक दोष, इकोनॉमिक इविल्स। दूसरा आता है नैतिक दोष, मॉरल इविल्स। और तीसरा आता है सामाजिक दोष या इसी को कहते हैं सोशल इविल्स। इस प्रकार से जो मुद्रा के दोष हैं, जो मुद्रा की हानियां हैं, उनको हम मुख्य रूप से 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। अब इन 3 भागों को हम अलग अलग समझेंगे, वो भी विस्तार पूर्वक। तो पहला आता है आर्थिक दोष। यहां पे लिखा हुआ है आर्थिक दोष। तो आर्थिक दोष के अंदर बहुत सारी हेडिंग है, इन हेडिंगों को आपने समझना है। तो पहला है मुद्रा का मूल्य अस्थिर होना। जो मुद्रा है उसका मूल्य अस्थिर होता है। इसका अर्थ हुआ कि मुद्रा का मूल्य हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, स्थिर नहीं रहता है। जैसे कभी क्या होता है, 1 किलो आलू हमें 20 रुपए में मिलता है, ठीक है, और कभी वही आलू हमें 1 किलो 50 रुपए में मिलता है। तो इस प्रकार से देखिए ये होता है मुद्रा का मूल्य अस्थिर होना। कभी क्या होता है, कोई सोफा उसी क्वालिटी का हमें 20,000 में मिल जाता है, लेकिन एक समय ऐसा भी आता है कि जब वही सोफा हमें 70,000 रुपए में लेना पड़ता है। क्वालिटी भी वही रहती है, सोफे का आकार भी वही रहता है, लेकिन पैसे ज्यादा देने पड़ते हैं। तो इस प्रकार से जो मुद्रा का मूल्य होता है वो अस्थिर होता है। इसका जो वैल्यू है वह घटती बढ़ती रहती है। तो महंगा होगा, अर्थात जब सस्ती वस्तु पहले हम लेते हैं और उसी वस्तु को जब महंगे दाम पे खरीदते हैं तो उसे महंगाई कहते हैं। तो इस प्रकार से मुद्रा का मूल्य जो होता है वो अस्थिर होता है और इससे फायदा नहीं नुकसान होता है। जब कोई वस्तु महंगी होती है तो उससे सबसे ज्यादा जो नुकसान होता है वो गरीब आदमी को होता है, गरीब तबके को होता है। समाज का अलग अलग जो वर्ग है वह मूल्य में होने वाले परिवर्तनों से, मूल्य के बढ़ने से प्रभावित होता है और इसका सीधा सीधा जो असर होता है वो हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। जब वस्तुएं महंगी हो जाती हैं तो ऐसे में लोगों को ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है, उनकी बचत क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और हर चीज का जब दाम बढ़ेगा बढ़ेगा तो इस प्रकार से ये अस्थिरता का भाव पैदा करता है अर्थव्यवस्था में। तो इस प्रकार से इसके कारण आय, उत्पादन और रोजगार सभी जो चीजें हैं वो क्या होती हैं, अस्थिर हो जाती हैं, प्रभावित हो जाती हैं। तो कुल मिलाकर कहने का मीनिंग क्या है, मुद्रा का जो मूल्य होता है वह अस्थिर होता है, हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। ओके। दूसरा है ऋणों को प्रोत्साहन। क्योंकि आज की डेट पर लोन लेना, उधार लेना सरल है, तो लोग क्या कर रहे हैं, लोन ले रहे हैं, उधार ले रहे हैं ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि बैंक लोगों को उधार लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। क्योंकि जब बैंक लोगों को उधार देता है तो वही बैंक का प्रॉफिट कहलाता है। कैसे? जब उधार देगा तो उनसे इंटरेस्ट या ब्याज वसूल करेगा। तो लोग क्या कर रहे हैं, ऋण ले रहे हैं, ठीक है, ऋण ले रहे हैं। और जब ऋण समाज में ज्यादा पैसा आ जाता है, जब लोग लोन लेते हैं तो पहले तो उनके पास पैसा नहीं होता है, लेकिन जब लोन लेते हैं तो पैसा ज्यादा आ जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, ऋणग्रस्तता में वृद्धि होती है। बहुत सारे लोग तो क्या होते हैं, पैसे वापस ही नहीं कर पाते हैं बैंकों का, और बैंक दिवालिया हो जाते हैं। ओके। जैसे आजकल गाड़ियों का लोन है,
लीजिए गाड़ियां लीजिए, ठीक है, लोन पे लोन दिए जा रहे हैं। बैंकों ने अपने नियम सरल कर दिए हैं, तो समाज में ऋणग्रस्तता को बढ़ावा मिलता है, जो कि अच्छा नहीं होता है, ठीक है। और एक और भी इसका जो दुष्परिणाम आता है, इससे महंगाई को जन्म मिलता है, क्योंकि जब ज्यादा पैसा लोगों के पास होता है तो उससे वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ जाती है। सबको क्या चाहिए? वस्तुएं और सेवाएं चाहिए, और जिसका परिणाम क्या होता है कि महंगाई बढ़ जाती है। महंगाई बढ़ जाती है, वस्तुओं और सेवाओं की शॉर्टेज हो जाती है। तो इस प्रकार से ऋणग्रस्तता को प्रोत्साहन जो देने का काम करता है, वो करता है मुद्रा, क्योंकि मुद्रा के माध्यम से लोन देना आसान है, ठीक है। 50,000, 1 लाख, 2 लाख आप जेब में रख दीजिए, पता नहीं चलेगा। लेकिन वस्तु विनिमय प्रणाली में ऐसा संभव नहीं था कि हमें उधार दे दीजिए 5 कुंतल गेहूं ले जाओ एक जगह से दूसरी जगह, कितना कठिन था। तो उस समय इस प्रकार की व्यवस्था नहीं थी। तीसरा आता है, आय की असमानताएं बढ़ी हैं। आय की असमानता का अर्थ है कि आप अपने अगल बगल देखिए, अपने गांव में देखिए, जहां भी आप रहते हैं, तो कुछ लोग गरीब हैं और कुछ अमीर हैं। अर्थात सभी के पास इनकम बराबर नहीं है, संपत्ति बराबर नहीं है। अब पूरी कंट्री पर नजर डालते हैं कि पूरे देश पर यदि नजर डालें, पूरी अर्थव्यवस्था पर यदि नजर डालें, तो आर्थिक विषमताओं में वृद्धि हुई है। किस कारण से? जब से मुद्रा का जन्म हुआ है। बहुत सारे लोगों के पास बहुत ढेर सारा पैसा है, अरबपति है, खरबपति है, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि रोड के किनारे, ठीक है, जिनके पास घर नहीं है, फुटपाथ पर सोते हैं। तो इस प्रकार से जब समाज के एक छोटा सा जो वर्ग होता है, उसके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है, और समाज का एक ऐसा वर्ग होता है कि जो जनसंख्या में तो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन उसके पास पैसा कम होता है, तो इसे कहते हैं आर्थिक विषमता। क्या कहते हैं? आर्थिक विषमता, या इसी को कहते हैं आर्थिक असमानता। तो मुद्रा के कारण ही आर्थिक असमानताएं लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। अमीर अमीर होता चला जा रहा है और गरीब गरीब होता चला जा रहा है। करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, वर्ग संघर्ष, क्लास स्ट्रगल। अब क्लास क्या होती है? अभी स्कूल की क्लास नहीं है। समाज में दो वर्ग होते हैं। एक वर्ग क्या होता है? एक श्रमिकों का वर्ग होता है, आम व्यक्ति होता है कि जो दूसरे के यहाँ काम करता है, ठीक है। और एक दूसरा वर्ग होता है कि जो कि उनको रोजगार देता है, तो उसे पूंजीपति वर्ग कहते हैं। तो दो वर्ग बन जाते हैं, एक पूंजीपति वर्ग बन जाता है और एक इधर श्रमिक वर्ग बन जाता है। तो पूंजीपति वर्ग अर्थात जो सेठ होता है, जो कंपनी का मालिक है, वह कर्मचारियों को वेतन देता है कम, और उसका जो अधिकांश फायदा होता है, बेनिफिट होता है, वह अपने पास रख लेता है। तो इससे होता क्या है कि अमीर के पास बहुत ज्यादा पैसा हो जाता है, और जो श्रमिक वर्ग है उसके पास पैसा क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो इसलिए जो मजदूर हैं, श्रमिक हैं, उनको समय समय पर हड़ताल करनी पड़ती है, अपने वेतन को बढ़ाने के लिए, अपने अधिकारों की मांग करने के लिए। इस प्रकार से दो वर्ग आमने सामने आ जाते हैं। तो कुछ समय के लिए क्या होता है? काम धंधे बंद हो जाते हैं, तो इसका असर अर्थव्यवस्था पर बुरा पड़ता है, प्रोडक्शन गिर जाता है। ओके, तो इस प्रकार से वर्ग संघर्ष का कारण भी क्या है? पैसा है, मुद्रा है। नेक्स्ट है, अति उत्पादन और अति पूंजीकरण को प्रोत्साहन। अब जब से मुद्रा आई है, तो मुद्रा के द्वारा ओवर प्रोडक्शन, अति उत्पादन, बड़ी बड़ी कंपनियां खड़ी हो रही हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनियां खड़ी हो रही हैं एक ही वस्तु के उत्पादन को लेकर। तो जिससे क्या हो रहा है? ओवर प्रोडक्शन को बढ़ावा मिल रहा है। अति उत्पादन, जितनी मांग है उससे ज्यादा पैदा किया जा रहा है। तो जो तीसा की मंदी उत्पन्न हुई थी, वह अति उत्पादन के कारण ही उत्पन्न हुई थी। तो जो अति उत्पादन है, इसके लिए पूंजी चाहिए। पूंजी किस रूप में आ रही है? मुद्रा के रूप में आ रही है। संसाधनों को जुटाना आसान हो जा रहा है, तो जिससे क्या हो रहा है? अति उत्पादन हो जाता है। और जब अति उत्पादन हो जाता है, तो यह उसके बाद मंदी को लाता है, और जिससे कि अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ता है। समाज का हर वर्ग क्या होता है? उसका जीवन स्तर नीचे गिरने लगता है। इसी प्रकार से है अति पूंजीकरण को प्रोत्साहन। अब जो अमीर हैं, जो पूंजीपति हैं, ठीक है, उनके पास जब वो प्रोडक्शन करते हैं, करते करते हैं,
तो उनका माल बिकता है तो पैसा उनके पास बहुत आ जाता है, जिसे कहते हैं अति पूंजीकरण। उनके पास बहुत सारा पैसा आ जाता है। तो इस प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है अति उत्पादन की। ये भी अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। और कुछ ही चंद लोगों के पास पूंजी इकट्ठा हो जाए तो फिर वो क्या करते हैं, पूरी इकोनॉमी को अपने ढंग से घुमाना शुरू कर देते हैं। तो ये भी मुद्रा का दोष है, ये भी पैसों का दोष है। नेक्स्ट देखिए, छठवां है व्यापार चक्रों का कारण। व्यापार चक्र क्या होता है? अर्थव्यवस्था में कभी क्या होता है, उत्पादन, आय, रोजगार तेजी से बढ़ता है, ठीक है, पैसा तेजी से बढ़ता है, हर किसी को लाभ मिलता है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि उसके बाद आय, उत्पादन और रोजगार घटने लगता है, ठीक है, तो उसे रिसेशन कहते हैं, मंदी आने लगती है। तो इस प्रकार से अर्थव्यवस्था में जो उतार और चढ़ाव होते हैं उसे ही कहते हैं व्यापार चक्र। तो व्यापार चक्रों के लिए जो कारण बताया जा रहा है वह मुद्रा है, वो पैसा है कि जो कि एकदम से ज़्यादा उत्पादन को बढ़ावा दे देता है, उसके बाद ओवर प्रोडक्शन हो जाता है, फिर बिकता नहीं है, फिर रिसेशन या मंदी आ जाती है, ठीक है। तो जो मंदी होती है उससे क्या होता है, अर्थव्यवस्था के अंदर बेरोजगारी बढ़ने लगती है, लोगों के पास खाने के लिए अन्न नहीं होता है क्योंकि पैसा नहीं होता है। मार्केट में उत्पादन तो है, वस्तुएं सेवाएं हैं, लेकिन पैसा नहीं है क्योंकि वो बेरोजगार हो चुके हैं। तो व्यापार चक्र को जन्म देने का जो कारण है वह भी मुद्रा है। तो इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 ये जो 6 चीजें हमने यहाँ पे लिखी हैं ये मुद्रा के आर्थिक दोषों के अंतर्गत आते हैं। आर्थिक दोष के बाद अब आता है नैतिक दोष, मोरल एविल्स कि मुद्रा के नैतिक दोष कौन कौन से हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है नैतिक दोष। तो नैतिक दोष में क्या आता है कि मुद्रा को आदमी क्या करना चाहता है या मुद्रा आदमी को क्या बना देती है। जैसे चोर बना देती है, ठीक है, डकैत बना देती है, बेईमान बना देती है। इसी प्रकार से घूसखोरी को बढ़ावा मिलता है। इसी प्रकार से व्यक्ति एन केन प्रकारेण गबन करना चाहता है पैसों का, झूठ बोलकर, जिस भी कारण से वह गबन कर सकता है, पैसों को हड़प सकता है, वह इतने नीचे गिर सकता है जो उसका नैतिक पतन कहलाएगा। और वो भी किस लिए गिरना चाहता है, पैसों को प्राप्त करने के लिए, मुद्रा को प्राप्त करने के लिए। इसी प्रकार से आज आदमी पैसों को प्राप्त करने के लिए मर्डर तक करने के लिए तैयार है। बहुत सारी हत्याएं जो होती हैं वो पैसों के लिए हो जाती हैं, गाड़ियों में, ट्रेन में, ठीक है, ये चलते रास्तों में व्यक्ति की हत्या हो जाती है, आदमी की हत्या कर दी जाती है, और वो भी किस लिए, मात्र पैसों के लिए। ओके। इसी प्रकार से भ्रष्टाचार, कि समाज में भ्रष्टाचार बड़े स्तर पर है, बड़े स्तर पर अरबों खरबों का भ्रष्टाचार हो रहा है, सरकार के स्तर से हो और चाहे वो नीचे का तबका, मतलब हर कोई अपने स्तर से जितना कर सकता है, जितने उसकी औकात में आता है वो करने के लिए तैयार है। तो इस प्रकार से ये जो दोष हैं, जैसे चोरी हो गया, डकैती हो गया, बेईमानी हो गया, घूसखोरी हो गया, गबन हो गया, हत्या हो गया, भ्रष्टाचार इत्यादि जो काम कराने का कार्य करती है वह मुद्रा करवाती है, क्योंकि व्यक्ति को पैसा चाहिए। चोर चोरी क्यों करता है, उसको आदमी नहीं चाहिए, उसको उसका पैसा चाहिए। गाड़ी में क्या होता है, जेब कट जाता है, उसको पैसा चाहिए। घरों में चोरी हो जाती है, डकैती हो जाती है, तो उनको क्या चाहिए, पैसा चाहिए, संपत्ति चाहिए उनको, ठीक है। आज के समय में यदि मकान खाली छोड़ दिया जाए और विशेष रूप से शहरों में, तो जब मकान मालिक दोबारा घर आएगा तो घर एकदम से खाली पड़ा मिलेगा। ओके। तो इस प्रकार से ये जो सारे दोष हैं मुद्रा के, ये नैतिक दोष के अंतर्गत आते हैं। तो नैतिकता क्या कहती है, पहले नैतिकता कहती है कि चोरी नहीं करनी है, डकैती नहीं करनी है, भ्रष्टाचार नहीं करना है, हत्या नहीं करनी है किसी का, ठीक है, पाप नहीं करना है, पुण्य करना है। मतलब नैतिकता जो पाठ पढ़ाती है वह पढ़ाती है इंसान को कि आपने अच्छा काम करना है। लेकिन मुद्रा क्या काम कर रही है
कि व्यक्तियों को, सारे व्यक्ति तो नहीं है इसमें, कुछ व्यक्ति जो कि इस प्रकार के काम कर रहे हैं, चोरी का कर रहे हैं, डकैती का कर रहे हैं, बेईमानी का कर रहे हैं, घूसखोरी का कर रहे हैं, ठीक है, गबन, हत्या, भ्रष्टाचार, ये मोटे मोटे नैतिक दोष हैं किसके? मुद्रा के। मुद्रा के नैतिक दोष के बाद अब आता है मुद्रा के सामाजिक दोष। ये तीसरी हेडिंग है, सामाजिक दोष, सोशल इविल्स। कि समाज में मुद्रा, क्योंकि व्यक्ति कहाँ रहता है? समाज में रहता है। आप हम सब कहाँ रहते हैं? समाज में रहते हैं। और समाज जो होता है वो व्यक्तियों के समूह से मिलकर बनता है। तो समाज में क्या क्या बुराइयां मुद्रा के कारण हो रही हैं, पैसों के कारण क्या क्या बुराइयां आ रही हैं, इस पर नजर डालते हैं। पहली हेडिंग है भौतिकवाद को प्रोत्साहन। भौतिकवाद, आज का जो टाइम है, समय है, वो भौतिकवाद का है। हर कोई व्यक्ति अधिक से अधिक सामान, अधिक से अधिक सेवाएं चाहता है। बड़ा मकान हो, बड़ी दुकान हो, बड़ी गाड़ी हो, एक से बढ़कर एक गाड़ियां मेरे पास हो, ठीक है, महंगी सी महंगी ज्वेलरी मेरे पास हो, महंगे से महंगे कपड़े मेरे पास हो। व्यक्ति, ठीक है, एक गाड़ी उसके पास है, दूसरी, तीसरी, चौथी। यदि वो एक इंडस्ट्री का, एक उद्योग का मालिक है तो दूसरे का बनना चाहता है, तीसरे का बनना चाहते हैं। तो कुल मिला के आज जो इंसान है वह किसके पीछे दौड़ रहा है? वस्तुओं और सेवाओं के पीछे दौड़ लगा रहा है, ठीक है। भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करना चाहता है, इससे मुझे सम्मान मिलेगा, लोग मुझे अच्छी नजर से देखेंगे, तो वह हर चीज का स्टोर अपने पास करना चाहता है। मोबाइल उसके पास एक होता है, ठीक है, तो फिर वो दूसरे की चाह करता है, फिर तीसरी की करता है, चौथा, पांचवा, इस प्रकार से नए नए ब्रांडेड वाले हर चीज उसको चाहिए। तो इस प्रकार से वह अपने पास बहुत सारी वस्तुओं का ढेर लगाना चाहता है, जिसे कहते हैं भौतिकवाद। ओके। और भौतिकवाद के कारण होता क्या है कि मनुष्य कभी संतुष्ट नहीं होता है, ठीक है, उसे हमेशा टेंशन रहता है, हमेशा टेंशन रहता है। और जो जितना अमीर होता है वो उतने ही टेंशन में रहता है कि कोई मुझसे आगे न निकल जाए। तो भौतिकवाद को बढ़ावा मिल रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि व्यक्ति हर समय तनाव में रह रहा है, ठीक है, और नाना प्रकार के रोग उसको लग रहे हैं, और दवा ज़्यादा खानी पड़ रही है, दवा ज़्यादा खानी पड़ रही है। और पैसा कितना ही उसके पास हो जाए, कितनी वस्तुएं वो खरीद ले पैसों के बल से, लेकिन एक बार तो ऊपर जाना ही जाना है, सब कुछ यहीं छोड़ना है, क्योंकि साथ तो कुछ लाया नहीं था, तो ले भी नहीं जाएगा। ओके। तो भौतिकवाद को प्रोत्साहन दे रही है मुद्रा, कि मुद्रा के द्वारा व्यक्ति वस्तुओं को खरीदता जा रहा है, खरीदता जा रहा है, खरीदता जा रहा है, लेकिन संतुष्ट तब भी नहीं हो रहा है। ओके। और भौतिकवाद का एक उल्टा होता है अध्यात्मवाद। तो अध्यात्मवाद धीरे धीरे समाज से लुप्त हो जा रहा है। अध्यात्म शांति चाहिए, ठीक है, अध्यात्म में आदमी जो होता है मोह के स्थान पर त्याग करता है, वस्तुओं का ढेर नहीं लगाता है, ठीक है, कम से कम सुविधाओं में जीवन जीना चाहता है, सामान्य भोजन खाना चाहता है। तो अध्यात्मवाद समाप्त हो रहा है और भौतिकवाद को बढ़ावा मिल रहा है, जो कि अच्छा या शुभ संकेत समाज के लिए नहीं है। नेक्स्ट है शोषण को बढ़ावा। शोषण, शोषण कब होता है? किसी कंपनी में कोई व्यक्ति क्या करता है, काम करता है, उसने एमटेक कर रखा है और 10,000 रुपये में वो काम करता है, 10,000 रुपये में उसको काम दे रखा है और वह काम कर रहा है 1,00,000 रुपए का। तो इस प्रकार से ये उसका शोषण हुआ, क्योंकि उसकी योग्यता तो पूरी है और काम पूरा कर रहा है, इसके अलावा उसे ओवर टाइम काम भी कराया जा रहा है, लेकिन वेतन वही है। प्राइवेट सेक्टर के अंदर क्या है, व्यक्ति खड़ा है तो खड़ा ही है, काम कर रहा है तो खड़ा ही खड़ा है, ठीक है, 8 घंटे तक, और उससे ओवर भी, ठीक है, और डर अलग कि कहीं नौकरी न चली जाए। तो इस प्रकार से जो पैसा है, जो मुद्रा है, वो शोषण को बढ़ावा देती है। जिसके पास पैसा जाता है, जिसकी कंपनी है तो पैसे वाला है, वो चाहता है कि मैं दूसरे का शोषण करूं, ठीक है। जिसके पास भी पैसा ज़्यादा आ जाता है तो वह चाहता है कि मैं दूसरे का शोषण करूं, अर्थात कम पैसे में उससे ज़्यादा काम करूं और फायदा मुझे हो। इसे कहते हैं शोषण। क्या कहते हैं इसको? शोषण। ओके जी। अगला आता है लालच को बढ़ावा। आज व्यक्ति इतना लालची हो रखा है, इतना लालची हो चुका है कि उसे भाई बहन नाते रिश्ते
नजर ही नहीं आते हैं। उसको केवल पैसा चाहिए। पैसे के कारण आपने देखा होगा भाई भाई आपस में लड़ जाते हैं, आपस में मर जाते हैं, कट जाते हैं, भाई बहनों का रिश्ता खत्म हो जाता है, माता पिता तक का रिश्ता भी समाप्त हो जाता है। वो किस कारण से होता है? पैसा। उनको पैसा चाहिए, ठीक है, कि एक भाई और दूसरा भाई, अर्थात दो भाई हैं, पहला वाला चाहता है कि मेरे पास ज़्यादा पैसा है, मेरे पास ज़्यादा खेत खलियान आए और दूसरे के पास कम आए, ठीक है, मेरे पास मकान का हिस्सा ज़्यादा आए, ठीक है, दूसरे के पास कम आए, उनमें लड़ाई झगड़ा हो जाता है। ओके, लड़ते झगड़ते रहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो नाते रिश्ते होते हैं वह मुद्रा के कारण तार तार हो जाते हैं, ठीक है, अलगाववाद उत्पन्न हो जाता है और इससे व्यक्ति कभी भी शांतिपूर्वक नहीं जी सकता है। तो इस प्रकार से लालच को बढ़ावा मिला है, लालच बढ़ रहा है व्यक्ति का, भाई बहन नाते रिश्ते कुछ नहीं, मुझे केवल पैसा चाहिए। ओके, तो इस प्रकार से ये सामाजिक दोष हो गए। तो इस प्रकार से मुद्रा के दोषों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला दोष आता है आर्थिक दोष, दूसरा आता है नैतिक दोष और तीसरा आता है सामाजिक दोष, ठीक है। तो ये तो मुद्रा के दोष हुए, लेकिन इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था मुद्रा के लाभ। तो लाभ और मुद्रा के जो दोष हैं वो एक साथ मिलकर एक बड़े प्रश्न का निर्माण करेंगे, ठीक है, बड़े प्रश्न का निर्माण करेंगे, जिसमें कहा जाएगा, प्रश्न आ सकता है कि मुद्रा एक अच्छी सेविका है किंतु बुरी मालकिन है, इस प्रकार का क्वेश्चन आता है। तो ऐसा नहीं है कि मुद्रा के दोष लिख दिए, पहले हमें मुद्रा के जो लाभ हैं उसके बारे में बताना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद हम मुद्रा के दोषों के बारे में चर्चा करेंगे और उसके बाद सारांश में यहाँ पर जो मेरा ये कथन लिखा है, ठीक है, स्टेटमेंट, इसको याद करना है। क्या लिखा है कि मुद्रा एक अच्छी सेविका है किंतु बुरी मालकिन है। अब जितने दोष मैंने आपको यहाँ पर बताए, कौन से? इकोनॉमिक इविल्स, मोरल इविल्स एंड सोशल इविल्स, ये दोष मुद्रा के नहीं है, ये दोष तो इंसान ने उत्पन्न किए हैं। मुद्रा तो क्या है? जिंदा वस्तु तो है नहीं, एकदम से भौतिक वस्तु है, कुछ बोल नहीं सकती, इधर उधर जा नहीं सकती है, इसको उधर या इधर लाने का जो काम करता है इंसान करता है। अब जैसे हमारे पास आ गया 100 रुपये का नोट, ठीक है, और ये आ गया आपका 50 रुपये का नोट। तो इस प्रकार से देखिए 2 नोट हमारे पास हैं। तो ये नोट तो कुछ नहीं बोल रहा है कि आप किसी का शोषण कीजिए, ठीक है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा जमा करिए, जो जो चीज़ें मैंने यहाँ पर बताई, ये मुद्रा नहीं कर रही है, ठीक है। इसके दम पर जो काम बुरा कर रहा है वो कौन कर रहा है? इंसान कर रहा है। ऐसा थोड़ी बोल रहा है कि मुझे चोरी करो, ठीक है, अपने पास मेरा ढेर लगा दो, ये तो निर्जीव चीज है। तो जो मुद्रा के दोष हैं, इन दोषों को करने वाला, इन कामों को करने वाला कौन है? इंसान है। ये मुद्रा के दोष नहीं है, इसलिए यहाँ पर कथन आ गया है कि मुद्रा एक अच्छी सेविका है, अर्थात मुद्रा से समाज को जो जो लाभ होते हैं, जो सेवा हमारी करती है, अर्थात मुद्रा के द्वारा हम हर चीज़ को आसानी से खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, संचय कर सकते हैं, इधर से उधर उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बैग की तरह भर के नहीं ले जा सकते हैं। आज जो जीवन है वो मुद्रा के दम पर क्या हो गया है? बड़ा ही आसान हो गया है। ये तो मुद्रा के फायदे हैं। ओके, इसलिए कहा गया है कि मुद्रा एक अच्छी सेविका है किंतु बुरी मालकिन है, लिखा हुआ है यहाँ पर, बट ए बैड मिस्ट्रेस। मालकिन बुरी कब है? कि जब ये इसका दुरुपयोग हम करने लगते हैं। जब मुद्रा का दुरुपयोग करेंगे तो वह कैसा काम करती है? तब सेवा का काम नहीं करती है। तो अब ये दोष हमने आपको बताए, इसको बढ़ावा देने का काम कौन करती है? मुद्रा करती है। इसीलिए कहा गया है कि मुद्रा एक अच्छी सेविका है किंतु बुरी मालकिन है। मनी इज ए गुड सर्वेंट बट ए बैड मिस्ट्रेस। तो सारांश क्या कह रहा है? सारांश हमारा ये कह रहा है कि मुद्रा स्वयं दोष नहीं लाती है, दोषों के लिए जो जिम्मेदार है, चोरी डकैती, ठीक है, भौतिकवाद, ठीक है,
आपका व्यापार चक्रों का जन्म लेना, मुद्रा के मूल्य में अस्थिरता उत्पन्न करना, ये जो सारे काम उत्पन्न हो रहे हैं, ये कौन उत्पन्न कर रहा है? ये इंसान कर रहा है। और यदि पैसों का सदुपयोग कर दिया जाए, सदुपयोग किया जाए, तो यह अच्छी सेविका का काम करती है, हमारा अच्छा ध्यान रखती है। और यदि इसका गलत इस्तेमाल किया जाएगा, तो इसके जो दुष्परिणाम है, समाज को और अर्थव्यवस्था को भुगतने पड़ेंगे। इस प्रकार से यह टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है।